नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परम सिविल क्लासेस में। हम सबके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा आरओ का एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है, जो अभी असमंजस की स्थितियाँ बरकरार थी हमारे मन में, वो अब कहीं न कहीं ख़त्म हुई हैं। हमें हमारा डेट पता चला है और डेट के साथ ही में 2-3 खुशखबरियाँ भी हमको मिली हैं। हालाँकि हमें उम्मीद भी इस बात की थी कि शायद कमीशन हम सबकी डिमांड को एक्सेप्ट करे और अगर नहीं करता है तो शायद फिर उसे वैसी ही आंदोलन देखने को मिलता जैसा कि एक बार उसने देखा था। तो हम सबकी तरफ से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सब की डिमांड को एक्सेप्ट किया और हम सबके बारे में सोचा भी कि जो हम लोगों की जेन्युइन पॉइंट्स रखे गए थे, वैलिड पॉइंट्स रखे गए थे, कमीशन ने या फिर हमारी सरकार ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और हम सब के लिए उसको एक नोटिफ़िकेशन के माध्यम से या एक आधिकारिक सूचना के माध्यम से प्रेषित किया है, जिससे कि हम सबको 3 से 4 चीज़ें पता चली हैं। पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या पता चली है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे दोस्त हम सबको यही पता चली है कि हमारा जो एग्ज़ाम डेट है, वो क्लियर हुआ है, वो हमको पता चला है कि हमारा एग्ज़ाम डेट कब है। तो जो नोटिफ़िकेशन आया उसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें क्लियर की है कमीशन ने, वो मैं एक बार आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ इन शॉर्ट में। पहला, हमारा जो डेट है, वो जुलाई लास्ट में है, आपको पता है ये पहली इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई थी कि हमारा पेपर अब 1 शिफ्ट में होगा, ठीक है? 1 शिफ्ट में हमारा पेपर होगा। यहाँ पर हमें थ्री बातें थी। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारा एग्ज़ाम डेट तो पता चल गया है, तो क्या हमारी तैयारी उस लिहाज से है या नहीं? हम सबकी डिमांड थी कि कमीशन हमें 3 महीने पहले सूचना दे, कमीशन ने हमें 4 महीने पहले सूचना दी है। 27 जुलाई को आपका पेपर है, अगर 27 जुलाई को है, तो आज हम 21 मार्च पर खड़े हैं और अगर मैं ढंग से बात करूँ तो 21 मार्च से अप्रैल, मई, जून और जुलाई हमारे पास 4 महीने हैं, 120 दिन के आस-पास ठीक समय है तैयारी करने के लिए। अगर मैं आपसे बात करूँ थोड़ा-सा कि इन 4 महीनों में हमारी प्राथमिकताएँ क्या होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट में मैं आपके साथ ब्रीफ करना चाहूँगा। पहली सबसे ख़ास बात है मेरे दोस्त कि अगर मैं थोड़ी-सी ब्रीफिंग की बात करूँ, तो हमारा सबसे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए हिंदी पर, ठीक है? दूसरा हमारा सबसे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए जीएस पर। तीसरा सबसे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए पीवाईक्यूएस के टॉपिक पर। पीवाईक्यूएस तो हमें कवर ही कवर करना है, प्लस हमें पीवाईक्यूएस के टॉपिक्स को भी कवर करना है। चौथा हमारा सबसे ज़्यादा फ़ोकस अब होना चाहिए वो किन चीज़ों पे, तो वो है प्रैक्टिस और पाँचवाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई एक अच्छा मॉक टेस्ट। कोई एक अच्छा मॉक टेस्ट, ये प्रैक्टिस में इसलिए कहा हूँ जहां पर आप न्यू क्वेश्चंस को देख सकें, जो कमीशन नए क्वेश्चंस बना रहा है उन नए क्वेश्चंस को आप देख सकें, ठीक है? तो कुछ इस सीक्वेंस में हमारी अगर तैयारी होगी तो निसंदेह हम एक अच्छी स्थिति में जाएंगे पेपर देने। एक सबसे खास बात है कि गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। देखिए, गुड अटेम्प्ट का देखिए एक चीज मैं बताऊं कि प्रीलिम्स टॉप नहीं करना है, क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स में अगर कट ऑफ 90 नंबर गई है तो 90.11 वाला भी पास है
और 140 वाला भी पास है। ठीक, तो कोशिश हमें करनी है कि हमें क्वालिफाई करना है, हमें प्रीलिम्स में टॉपर नहीं बनना है, टॉपर हमें मेंस में बनना है। मेंस में हमारा नंबर जुड़ेगा और उसी के बिहाफ पे हमारी रैंकिंग की जाएगी, लेकिन प्रीलिम्स टॉप करने की नीड नहीं है, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग करना है हमको। तो गुड अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो ये है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो पेपर से पहले ये बता पाना कितना अटेम्प्ट करने पे क्वालिफाई हो जाएंगे, शायद ये अतिशयोक्ति हो गई या हवाबाजी करना होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक हम सेफ जोन तो डिसाइड करके जाएंगे ही ना कि हमें पेपर देने जाना है तो हमें कितना अटेम्प्ट करना है। देखिए, अगर आप सीरियस हैं तो ही ये चीज़ आपके लिए, अदरवाइज आप आराम से जाइए, 200 क्वेश्चंस में से 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, 10 लाख में जो 15-20% बच्चे सीरियस हैं, उनके लिए ये एक अच्छा माइंडसेट हो सकता है अगर वो साथ लेकर चलना चाहें तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एकमात्र सही है, सारे विकल्पों में ये एक विकल्प शामिल हो सकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक, गुड अटेम्प्ट की मैं बात करूँ तो गुड अटेम्प्ट मेरा कहने का बस सेंस इतना है कि अगर आप पेपर देने गए हैं या आपने अभी विगत वर्षों में पेपर दिया है, तो 2 पेपर आपको आत्मसात करना है। पहला, आरओ-एआरओ का पेपर जो 2024 में हुआ था, कैंसल हो गया, और 2024 का पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर। अगर कमीशन ने अपने आप को रिपीट किया और फिर से पेपर हमें उन्हीं दोनों के समान ही मिला, तो यकीन मानिए कि हम 120 के आसपास भी अगर अटेम्प्ट करके आए तो भी ठीक माना जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमें ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है। आप टारगेट करिए 120 के बजाय आप 140 का टारगेट करिए, 150 का टारगेट करिए, 160 का टारगेट करिए। लेकिन आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, आपके प्रश्नों के गलत होने की संभावनाएँ उतनी ज़्यादा होंगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों की कमी है, पढ़ने वाले बच्चों की कमी नहीं है, बहुत धूम-धाम से लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है कि हमें उन पढ़े-लिखे लोगों में अपना एक स्थान को सुनिश्चित करना है। इसलिए हमें गलत प्रश्नों को नहीं अटेम्प्ट करना है, हमें थोड़ा-सा अवॉइड करके चलना है। एक चीज़ और आपको दिमाग में रखना है कि 200 के 200 प्रश्न हमें करने के लिए नहीं आते हैं। उसमें से मान के चलिए कि 20% क्वेश्चंस छोड़ने के लिए दिए जाते हैं, 80% क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करने के लिए होते हैं। तो इस माइंडसेट के साथ भी हमें जाना है कि हमें प्रश्नों को कुछ छोड़ना भी है, हटाना भी है। जो हमारे कंट्रोल के बाहर है हम उन्हें छोड़ेंगे, जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, हमारे दायरे में, हम उन्हें कर सही करके उनके नंबर को ले करके और आगे बढ़ जाएँगे। क्लियर? तो जैसा पेपर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 120 से 125 अटेम्प्ट करते हैं, तो ये लोगों का कहना है कि शायद ये ठीक स्कोर माना जाएगा। ठीक है, मेरा भी थोड़ा बहुत अनुभव है, बाकी जितने लोगों से बातें हुई हैं वो हमसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, उन सबका मानना है कि अगर आप 120 और 125 करते हैं, जैसे कि अभी 2 बार पेपर आए हैं, उन दोनों पेपर के लिहाज से 120 और 125 ठीक है, स्कोर माना जाएगा। अब उस टाइम पे हम देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा है, क्या नए पैटर्न पर लेवल है या पुराने पैटर्न पर है? पीवाईक्यू ज़्यादा आए हैं कि नए क्वेश्चन से ज़्यादा आए हैं? अगर पेपर को आसान करना होगा तो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस थोड़े बहुत डाले जाएँगे, उनका स्तर सामान्य किया जाएगा। अगर पेपर के स्तर को कठिन करना होगा तो यकीन मानिए कि आपको फिर से वो स्टेटमेंट वाले प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न, मैचिंग वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। तथ्यात्मक डेटा ज़्यादा आपको मिलेगा जिससे कि गलत होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा लेकिन लैक ऑफ रिवीजन या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम उन प्रश्नों को गलत करके आगे बढ़ते हैं और पता चलता है कि नेगेटिव के चक्कर में हम बाहर हो गए। तो हमें इन कुछ गलतियों से बचना है मेरे दोस्त, और इन गलतियों से अगर हम बचेंगे तो निस्संदेह हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्लियर है इतना? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में मैं आपको बस थोड़ा-सा ब्रीफ करूँगा कि हम 2 काम करने वाले हैं प्रेज़ेंट टाइम पे। पहला काम तो हम ये करने वाले हैं कि एक क्लास आपको हिंदी की मिलेगी और ये हिंदी की क्लास आपको डेली 7 पीएम पर मिलेगा। क्लियर है? और दूसरी क्लास आपको जीएस की मिलेगी। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ठीक, अगर मैं क्लासेस की बात करूँ, ठीक, तो पहली हमारी क्लास हिंदी की होगी। ठीक,
हिंदी में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पीवाईक्यू। ठीक, और मेरे दोस्त ये जो पीवाईक्यू होगा ना, ये पुनरावलोकन का होगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं, ये पुनरावलोकन का सबसे पहले होगा, देन इसके बाद में हिंदी में हम राजपाल सर को कवर करेंगे। ठीक, और इसके बाद अगर टाइम मिला तो हरदेव बाहिरी, जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। हम पहला वाक्यांश के लिए एक शब्द तैयार करेंगे। दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा विलोम का, विलोम हम पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा होगा तद्भव यवम तत्सम का होगा। फिर चौथे पे जब हम आएंगे तब हम यहां पर देखेंगे शुद्ध वाक्य, शुद्ध अशुद्धि यवम शुद्ध वाक्य। उसके बाद में फिर हम आएंगे पर्याय, पर्यायवाची पर आएंगे। फिर हमारा एक टॉपिक बच रहा है और वो बच रहा है विशेष या विशेषण। लेकर जाए और पर्यायवाची सबसे लास्ट में करेंगे। इनमें हम एक कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम पीवाईक्यूज पढ़ेंगे, या फिर हमारे पास दो ऑप्शन है। हम ये कर सकते हैं कि ये जो पुनरावलोकन है, आप एक बार प्लीज जो लोग भी क्लास देखें वो कमेंट करिएगा। पुनरावलोकन का एक एक टॉपिक का हम मैराथन क्लास ले लेते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में दिए हुए हैं पुनरावलोकन में, उनका हम सिंगल वीडियो में कवर करते हैं, जिससे कि एक बार अगर 2 ढाई 3 घंटे का वीडियो हो तो अगर आप उन्हें देखें 1.5 पे या 1.75 पे तो आपकी पूरी क्लास एक बार में खत्म हो जाए, आपको क्लास स्विच ना करना पड़े। ठीक, तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम सिंगल क्लास में कवर करें, सिंगल क्लास में कवर करें, जिसे हम बोलते हैं मैराथन। ठीक, मैराथन हम ले सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कि हम लोग डेली डेली कवर करें, डेली क्लास। अगर डेली क्लास हम लोग लेते हैं तो हम लोग 1 आवर का क्लास लेंगे, और अगर हम लोग मैराथन की क्लास लेते हैं तो एक अच्छी बात होगी कि पूरे 6 क्लासेस में आपका पूरा का पूरा पुनरावलोकन खत्म हो जाएगा। ठीक, हम इसमें कोशिश करेंगे कि 1 मंथ का टाइम लेंगे, 1 मंथ में ये पूरा का पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। क्लियर है? 1 मंथ का टाइम लगेगा और 1 मंथ में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम सिंगल सिंगल क्लास ले लेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम मैराथन क्लास ले लेंगे। क्लियर है? जो भी आप कमेंट करिएगा। फिलहाल आज मैं एक सिंगल क्लास लूंगा इसी के आगे से। क्लियर? उसके बाद में हिंदी के बाद में फिर हम आएंगे नंबर 2 पे, हमारा आएगा जीएस। जीएस में भी हम यही करेंगे कि हम यहाँ पे पहले पीवाईक्यू पढ़ेंगे और पीवाईक्यू के बाद में हम इसी का रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद में देन मैराथन करेंगे।
जीएस को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो चलिए, ये कैसा प्लान है एक बार आप जरूर साथ दें, अपने सुझाव भी साझा करें। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप बता सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हिंदी का पुनरावलोकन का हम 6 टॉपिक के माध्यम से आपका कवर कराने की कोशिश कर लें। देन हम जीएस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके चलेंगे। जब खत्म हो जाएगा तो उस टॉपिक का एक मैराथन ले लेंगे और करंट अफेयर हम लोग मंथली कवर करने की कोशिश करेंगे। इस मंथली में, या सॉरी मंथली नहीं, वीकली, हम वीकली तो करेंगे लेकिन वो मंथ वाइज करेंगे। हर एक वीक में हम एक एक मंथ को कवर करेंगे। हमारे पास अभी कितने मंथ है? 4 मंथ है। और अगर मैं 4 मंथ की बात करूं तो 4 मंथ मतलब ये हो गया कि 4 चौके 16। क्लियर है? हमारे पास लगभग 15 से 16 संडे पड़ेगा। इस 15 से 16 संडे में हम 8 माह का करंट अफेयर तैयार करके आगे बढ़ेंगे। तो हमारा करंट यहां से हो जाएगा, हिंदी हमारा यहां से हो जाएगा और जीएस हमारा इसकी वजह से हो जाएगा। जीएस के लिए अगर आप लोग अभी तैयारी नहीं शुरू की है तो यूपीएससी के नाम से हम लोग अभी 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, एक इकोनॉमी और एक जियोग्राफी। उन्हें आप जरूर पढ़ें, क्योंकि पीसीएस और आरओ एआरओ के सिलेबस में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है उनके क्वेश्चंस के नेचर को लेकर के। सिलेबस इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न आते थे, अब सिलेबस के बियॉन्ड आते हैं। ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम पढ़ते पहले कुछ और थे, प्रश्न विगत 2 वर्षों में कुछ और आए हैं, हमें कुछ और देखने को मिला है। तो उनका नेचर बदला है, उनकी प्रकृति बदली, तो अब हमें सिलेबस को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है और हमें फैक्ट के साथ साथ में तथ्यात्मक चीजों के साथ साथ में हमें समझ विकसित करनी है अपनी। अगर हमारी समझ नहीं विकसित होगी तो प्रश्न गलत होंगे, भयंकर गलत होंगे, धूमधाम से गलत होंगे। क्लियर है? तो हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। पक्का? वेरी गुड। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ठीक, आगे बढ़िए। तो हमारा ये पहला प्रश्न है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है और हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखूं ये पेन क्लियर है तो बिल्कुल क्लियर है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इस पे मैं थोड़ा सा ब्लू पेन लेने की। अगर मैं ब्लू पेन लेता हूं तो ब्लू पेन थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आएगा आपको। क्लियर है? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। चलिए, पहला प्रश्न है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, उत्तर देकर खंडन किया गया हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाएगा? प्रत्युक्त, विवृति, प्रत्युत्तर या प्रत्युच्चार। ये आपको बताना है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए कौन सा इनमें से एक शब्द होगा। तो मेरे दोस्त आपको पता है, उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्युक्त। ठीक, अभी क्या इतने से हमारा काम चल जाए? हुआ, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। अभ्यागत किसको बोलेंगे? एक वर्ड आपको देखने को मिलता है अभ्यागत। अभ्यागत बोलते हैं जिसके आने की सूचना पूर्व में ही पता हो, आने की पूर्व सूचना हो, आने की
सूचना पहले से प्राप्त हो। अच्छा, अगर आने की पहले से सूचना प्राप्त हो तो उसके लिए अभ्यागत है, और जिसके आने की ही सूचना ना हो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अतिथि। अतिथि जिसके आने की कोई सूचना ना हो। सूचना हो प्रत्यागत है, सॉरी अभ्यागत है, और जिसके आने की कोई सूचना ना हो वो व्यक्ति अतिथि कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है यहां पर, अज का अर्थ नहीं है। मैं थोड़ा सा पेज ऊपर कर दे रहा हूं, अब आपको क्लियर दिखेगा। अज का अर्थ नहीं है। अच्छा, एक चीज मेरे दोस्त याद रखिएगा कि पेपर में ये नहीं वाला शब्द जरूर ध्यान रखिएगा, हम कभी कभी गलत कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, अज का अर्थ नहीं है जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश, या ब्रह्मा विष्णु शिव, या फिर मोती। तो अज का अर्थ नहीं होता है मोती। अज का अर्थ सामान्यता लिया जाता है कि एक तरीके से जिसका जन्म ना हुआ हो। ठीक है, उसके लिए हम अज शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, ये रिपीटेड है कई बार, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? विदुषी, अलक्ष्य, आसूर्य आसूर्यपश्या, या शास्त्राज्ञा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है आसूर्यपश्या। ठीक, आसूर्यपश्या इसका राइट ऑप्शन है। विदुषी हम किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? तो सामान्यतः विदुषी जो किसी विषय की अच्छी तरह जानने वाली महिला हो, किसी अच्छी जानकार, खासकर कौन? महिला। ठीक है, शास्त्र इसके लिए हम यूज करते हैं, तो मेरे दोस्त शास्त्राज्ञा की मैं बात करता हूं कि वह स्त्री जो एक तरीके से शास्त्र की ज्ञाता हो, या मैं यूं कहूं वह स्त्री जो शास्त्र की ज्ञाता हो। शास्त्र का, ये भी किसके लिए है? महिला के लिए है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शास्त्राज्ञ। विदुषी वह स्त्री जो किसी जो किसी विषय की अच्छी समझ रखती है, अच्छी जानकारी रखती है, खासकर ये विशेषण शब्द में प्रयोग किया जाता है किसी महिला के लिए, वह एक अच्छी विदुषी है। अगर हम ये बोले कि वह एक अच्छी विदुषी महिला है, भयंकर गलत होगा। वह एक विदुषी महिला, अच्छा एक चीज और, वह एक अच्छी विदुषी है, शायद ये भी गलत होगा, क्योंकि विदुषी ही अपने आप में पर्याप्त है। अच्छी विदुषी, कम अच्छी विदुषी, ज्यादा अच्छी विदुषी, ये सब के सब गलत होगा। तो क्लियर स्टेटमेंट है कि वह एक विदुषी महिला है, पर्याप्त है इतना, और ये सही स्टेटमेंट है, बाकी गलत स्टेटमेंट है। क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए, ये मत सोचिएगा कि हम एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक्स को मिक्स कर रहे हैं। जहां पर मैं जो बता पाऊंगा आपको मैं वो बताऊंगा, या वो बताने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे टॉपिक में वो चीजें मेंशन है और हमारे टॉपिक का पार्ट है। क्लियर? आगे बढ़िएगा। अभी तो स्टार्टिंग है,
आगे हम कोशिश करेंगे कि जो शब्द आए उसका हम शुद्ध वाक्य भी लेकर के चलें, अशुद्ध भी लेके चलें, उसका हम तत्सम और तद्भव और तत्सम भी लेकर के चलें, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही टॉपिक में सारे को हम मिक्स करेंगे, जैसे कोई शब्द आ गया तो हम वहाँ मिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? निम्नलिखित में से एक प्रायोज्य शब्द है असूर्य पश्चात, ये वही रिपीटेड वर्ड है बट यहाँ कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वह स्थान जहाँ सूर्य ना दिखाई दे, वह स्थान जहाँ सूर्य 1 सेकंड। एक सेकंड। ओके, थोड़ा सा माइक इशू था, मैंने एक बार रीचेक कर लिया है, अब माइक में कोई इशू नहीं है। इस प्रश्न में अगर कोई समस्या आई होगी तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अज्ञ शब्द का अर्थ है जो सब कुछ नहीं जानता उसके लिए हम अज्ञ यूज करते हैं, जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम सर्वज्ञ यूज करते हैं, जो बहुत थोड़ा जानता है उसके लिए हम अल्पज्ञ शब्द यूज करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे, एक शब्द प्रयोग किया जाता है सुकवि, महाकवि, रस सिद्ध कवि या आशु कवि। हम सबको पता है कि वह कवि जो तत्काल कविता कर ले उसके लिए हम लोग आशु कवि प्रयोग करते हैं, ठीक है? सुकवि हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो मेरे दोस्त सुकवि हम एक अच्छे कवि के लिए प्रयोग करते हैं, और महाकवि सामान्यतः हम महान एवं सर्वश्रेष्ठ कवि के लिए प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, या ये माना जाता है कि वो कवि जिन्होंने काफी ख्याति प्राप्त कर रखी है, सारे कवियों में श्रेष्ठ हैं, उन्हें हम महाकवि बोलते हैं। तो महान या सर्वश्रेष्ठ कवि, इनके लिए हम लोग महाकवि वर्ड का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या प्रत्याशा। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सही होगा। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं आशातीत, ठीक है? उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं आशातीत नहीं। जिसकी आने की कोई आशा ना हो उसके लिए हम बोलते हैं अप्रत्याशित। जैसे पीसीएस का पेपर और आरओ का पेपर देने के बाद में हम लोग बोल रहे थे भाई अप्रत्याशित पेपर था, मतलब आने की ऐसी आशाएं नहीं थी भाई। बहुतों को तो चक्कर आ गए हैं पेपर देख के, कुछ को तो हार्ट अटैक तक आ गए हैं, कुछ को तो मूर्छाएं तक आ गई हैं। क्यों? क्योंकि पेपर अप्रत्याशित था। जिसकी कोई आशा ही नहीं की गई थी वही अप्रत्याशित है,
ठीक है? और प्रत्याशा का मतलब है कि जिसकी आशा की गई हो, वो शब्द कहलाता है प्रत्याशा, या जिसकी आशा की गई हो। हम कहते हैं ना कि हाँ यार, इस चीज़ की तो हमने प्रत्याशा की थी, मतलब की गई आशा, की गई आशा, ये कहलाता है आपका प्रत्याशा, ठीक? और आशातीत क्या है? आशातीत हम जनरली आशातीत हम वर्ड यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज को आशा से अधिक के लिए यूज करते हैं। तो आशातीत का मतलब होता है आशा से अधिक, आशा से अधिक, ठीक? और आशान्वित मैं आपके लिए छोड़ के चल रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए छोड़ के चलूंगा, लेकिन चलो मैं बता देता हूं। तो आशान्वित जनरली हम लोग वर्ड यूज करते हैं आशा से बंधा हुआ, जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आशा से बंधा हुआ, के लिए यूज करते हैं आशान्वित, आशा से बंधा हुआ, ठीक? तो मैं सारा बता दे रहा हूं। देखिए प्रश्न एक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि भले ही मैं आपको 40 प्रश्न कराऊंगा आज, लेकिन उन 40 प्रश्नों में 4 प्रश्न मैंने आपको यहीं करा दिए, 2 प्रश्न मैंने आपको ऊपर करा दिए। तो हर एक पीपीटी में मैं आपको 6 से 7 प्रश्न कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक? तो जिसकी आशा ना की गई हो वो है अप्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो वो है प्रत्याशा। आशा से बंधा हुआ, आशा से बंधा हुआ आशान्वित, और आशा से कहीं ज्यादा अधिक, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आशातीत। क्लियर है? आगे बढ़ते, अच्छा कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना कि हमने कहां पर क्या वर्ड यूज किया है? इसीलिए मैंने ये कर दिया है जिससे कि आप मैच कर पाए। बिना पलक झपकाए शब्द के लिए एक शब्द होगा चकित, देखते रहना, विपलक या निर्मेश। क्लियर है? तो मेरे दोस्त यहाँ पे मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर दरअसल विपलक, चकित, देखते रहना या निर्मेश में आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका निर्मेश। क्लियर है? तो 9वें का कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा 9वें का होगा निर्मेश। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कौन सा है? धरोहर है, रिक्त है, उत्तराधिकृत है या परिसंपत्ति है। सो मेरे दोस्त, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रिक्त। क्लियर है? अब देखिए, परिसंपत्ति किसके लिए बोलते हैं? परिसंपत्ति हम बोलते हैं उस चीज को जो किसी व्यक्ति या संस्था की संपत्ति होती है, ठीक? संपत्ति होती है, उसे हम परिसंपत्ति बोलते हैं। धरोहर का मतलब यहाँ पे हम ये यूज करने की कोशिश करते हैं कि जो प्राचीन काल में चीजें हमारे पास रखी हुई हैं या प्राचीन समय से हमारे पास रखी हुई हैं, जिनका एक गौरव गाथा है, वो हमारे लिए धरोहर की तरह हम लोग यूज करते हैं। ओ, ठीक है? तो इन चीजों का उत्तराधिकृत मैं आपके लिए छोड़ के चल रहा हूं, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा रिक्त। क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी समझ से तो बिल्कुल भी नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द इसमें क्या होगा? युद्ध स्थित, युद्ध स्थिरी, युधिष्ठिर या युद्ध प्रेमी। हम सबको पता है कि युद्ध में स्थिर रहने वाला व्यक्ति के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं युधिष्ठिर। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी या आभासी, ठीक? तो कम बोलने वाले के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कम वर्ड बोलने वाले के लिए हम लोग यूज करते हैं मितभाषी। देखिए मैं साइड में इसलिए रहता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चंस प्रॉपर दिख सके, ठीक? कम बोलने वाला मितभाषी। बहुभाषी का मतलब होता है कि बहुत सी भाषाओं को जानकार व्यक्ति या फिर बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला व्यक्ति, तो बहुभाषी कहलाता है। कई भाषाओं को बोलने वाला व्यक्ति बहुभाषी कहलाता है। और यहाँ पे मधुर बोलने वाला, मधुर बोलने वाला व्यक्ति मृदुभाषी कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय या विनिमय, विनियम। तो यहाँ पे जो तौला जा सके उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं परिमेय। परिमेय का मतलब ही होता है कि तौला जा सके या मापा जा सके, उसके लिए हम लोग परिमेय शब्द यूज करते हैं।
अपरिमेय शब्द हम लोग यूज कर सकते हैं जहां पर तौला या मापा ना जा सके, जहां पर तौला या मापा ना जा सके। क्लियर है? विनियम का मतलब क्या होता है? विनियम का मतलब यह होता है कि हम किसी भी वस्तुओं का अदला बदली करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा विनिमय कहलाने की होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी या आसुरी, मेरे दोस्त, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए हम लोग आस्तिक वर्ड यूज करते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसके लिए हम लोग नास्तिक वर्ड का यूज करते हैं। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा आस्थावान, तो आस्थावान शब्द यूज किया जाता है कि किसी के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति, किसी के प्रति किसी के प्रति आस्था किसी के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति के लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं आशावान। वहीं पे अगर मैं बात करूं विश्वासी, विश्वासी व्यक्ति हम उसको बोलते हैं जो विश्वास के लायक हो। कैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि यार वो व्यक्ति विश्वासी नहीं है, मतलब विश्वास के लायक नहीं है, तो विश्वासी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो विश्वास के लायक है। उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं विश्वासी शब्द। आगे बढ़ते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अभिक, चैतन्य, विशेषज्ञ या जानकार। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, किसी विषय के बारे में ज्ञान रखता हो, उसके लिए हम लोग विशेषज्ञ शब्द का यूज करते हैं। वहां पर हम लोग विशेषज्ञ की बातें करते हैं। क्लियर है? बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने सहारे पर रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। तो अपने सहारे पर रहने वाले व्यक्ति के लिए हम लोग स्वावलंबी की बातें करते हैं। जब भी बात कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने सहारे पर रहना चाहिए तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को स्वावलंबी बनना चाहिए। क्लियर? अगर व्यक्ति स्वावलंबी है मतलब कि वह अपने सहारे पर रहने वाला व्यक्ति है, अपने सहारे पर। आत्मनिर्भरी का मतलब होता है खुद पर निर्भर, खुद पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति, खुद पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं आत्मनिर्भरी। और आत्मविश्वासी का मतलब होता है खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति, खुद पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आत्मविश्वासी यूज करते हैं। देखिए ये पीवाईक्यू है, इसीलिए आपको प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी सी आसान या सहज दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको प्रश्न आसान नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पहली क्लास है। इसलिए अगर यहाँ पे आपके प्रश्न कठिन होंगे तो आप डिमोटिवेट होकर वैसे ही भाग जाएंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि पहले हम धीरे धीरे आगे बढ़ें, धीरे धीरे प्रोएक्टिव हों, देन हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करें। सब कुछ जानने वाला ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ या जानकार। सब कुछ जानने वाले के लिए हम बोलते हैं, कहते हैं ना कि भैया क्या तुम सर्वज्ञ हो? ठीक, सर्वज्ञ का मतलब है क्या तुम्हें सब कुछ पता है? तो सर्वज्ञ वह व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है, वो है व्यक्ति सर्वज्ञ। जो जानता है वो ज्ञानी, जो बहुत ज्यादा जानता है वो है महाज्ञानी। क्लियर है? बाकी हमें पता है। कह रहा है कि अपरिमेय किसी वाक्य के लिए एक शब्द है, या अपरिमेय किसके लिए एक शब्द है? आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, जो तौला या मापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना हो सके, या जो समय पर संभव ना हो। हमें बताना है कि इसमें से अपरिमेय कौन सा होगा। क्लियर? जो तौला या मापा ना जा सके उसके लिए भी हम अपरिमेय शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना हो सके उसके लिए भी हम अपरिमेय शब्द का उपयोग करते हैं। कमीशन ने इन दोनों स्टेटमेंटों को अपरिमेय के लिए सही माना है, तो हमें भी इन दोनों को सही मान के चलना होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ठीक, एक शब्द क्या कहलाएगा?
विजित कहलाएगा, विजेता कहलाएगा, जिगीषु कहलाएगा या जिज्ञासु कहलाएगा। देखिए, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखना, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक है कर्ता को लेकर के और एक है क्रिया को लेकर के। देखिए, प्राप्त करने, यहाँ कह रहा है प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ठीक, या जैसे विजय प्राप्त करने की इच्छा, ठीक, या फिर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, दोनों के लिए अलग अलग शब्द हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जिज्ञासु। क्लियर है? जिज्ञासु का मतलब है वह व्यक्ति जो किसी विषय की जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति के लिए हम जिज्ञासु वर्ड यूज करते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए हम जिज्ञासु वर्ड यूज करते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए समझौता, किसी खास शर्त पर करने के लिए समझौता, कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या संविदा। तो मेरे दोस्त, इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं संविदा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है, अधियाचना कहलाता है या अधिसूचना कहलाता है। ये चार के चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश ये क्या कहलाएगा? ये रिपीटेड भी है, सो मेरे दोस्त ये कहलाता है अधिसूचना। ये अध्यादेश नहीं होगा। राज्य के द्वारा निकाला गया आदेश ये अधिसूचना कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं वहीं पर आपसे अधिनियम की बातें करूं तो अधिनियम क्या कहलाता है? तो शासन के द्वारा जारी कानून। ठीक, शासन के द्वारा जारी कानून ये अधिनियम कहलाता है। वहीं पर अगर आप मैं बात करूं अध्यादेश की, बात क्या कहता है कि अध्यादेश में हम किन चीजों को जानते हैं, या अधिसूचना की अगर मैं बात करूं तो अधिसूचना, तो अधिसूचना में मैंने आपको बता दिया है कि अधिसूचना वह कहलाता है जैसे मान लीजिए चलिए कि किसी प्रकार का आधिकारिक आदेश है, ठीक है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ये अध्यादेश कहलाएगा। सॉरी, ये अध्यादेश होगा। निकाला गया आधिकारिक आदेश ये अध्यादेश होगा। अधिनियम, शासन के द्वारा जारी किया गया कोई भी कानून, वो आपका क्या कहलाएगा? वो अधिनियम कहलाएगा। अधिसूचना का ये कहलाता है कि जैसे मान के चलिए कोई राज्य सरकारें हैं या वहां की विधायिका है, राज्य सरकार या वहां की विधायिका विशेष तौर पर जब कोई सूचना निकालता है और वो सूचना कैसा हो? राजपत्र में पब्लिक हो, राजपत्र में प्रकाशित, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। राज्य के द्वारा निकाला गया कोई सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित है वो आपका अधिसूचना कहलाता है। अभी ठीक है। और राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वो अध्यादेश कहलाता है, और शासन के द्वारा जारी किया गया कोई भी कानून वो अधिनियम कहलाता है। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो के लिए एक शब्द यूज होगा नौड़ा, प्रेषित पतिका, प्रावत्स पतिका या आगत पतिका। ये चारों वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपको कमेंट करना है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आपको क्या करना है? कमेंट। आपको कमेंट करना है। क्लियर? वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो के लिए कौन सा वर्ड एक यूज होगा? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोषित पतिका। प्रदेश गया हो के लिए है प्रोषित पतिका, और आगत पतिका है कि प्रदेश से आने वाला हो। प्रदेश से आने वाले हो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं आगत पतिका। नौड़ा जर्नली जो नई ब्याही स्त्री है उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं?
नहोड़ा यूज करते हैं। नई ब्याही स्त्री के लिए हम लोग यूज करते हैं नहोड़ा। ठीक, आपको प्रत्यास्पतिका के लिए क्या करना है, कमेंट करना है। मैं आपको बता दे रहा हूं मतलब एक रेफरेंस कि ये स्त्री से ही संबंधित या नायिका से ही संबंधित एक वर्ड है, ये आपको कमेंट करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पैर से सिर तक, शिखनक सिरों पर, पाद मस्तक या अपाद मस्तक, तो हम सिर से पैर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो सिर से पैर के लिए हम लोग जनरली अपाद मस्तक यूज करते हैं। क्लियर, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही या कुआग्रही। तो अनुचित बात करने के लिए, आग्रह करने वाले के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए हम लोग यूज करते हैं अनुग्रही। क्लियर है, और अनुचित बात करने के लिए अड़ना, इसके लिए हम लोग दुराग्रह करते हैं। अनुचित अनुचित बात करने पर अड़ना, इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग दुराग्रह शब्द यूज करते हैं। क्लियर है, अगला प्रश्न हमारे पास, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, कौन सा, अच्छा गलत है। ठीक, गलत शब्द है। ठीक है, जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग वाड़ानल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपको लगभग 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये मान के चलिए कि ये एक नया लेवल का प्रश्न है। इस बार हो सकता है कि कमीशन हमसे इस लेवल पे पूछे, ये न्यू पैटर्न है, एक न्यू पैटर्न्स हैं, और हमें इस पैटर्न्स पे ध्यान रखना है। जहां तक अभी हमें एक एक प्रश्न देखने को मिलते थे, अब हमें यहाँ पर एक प्रश्न नहीं, हमें 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और हमें उनमें से सही फाइंड करना या हमें उनमें से एरर फाइंड करना है। जंगल की आग दवानल, समुद्र की आग वाड़ानल, पेट की आग जठराग्नि, या आदि से अंत तक हम यूज करते हैं अनंत। ठीक, तो आदि से अंत तक के लिए अनंत नहीं होता है, ये गलत है। तो गलत कौन सा है, ये गलत है। आदि से अंत तक अनंत नहीं होता है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आद्योपांत, आदि से अंत तक। अब आपको बताना है कि अनंत किसके लिए होगा। ठीक, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आद्योपांत। अब आपको बताना है कि अनंत किसका होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए क्या होगा, जरायुज होगा, जारज होगा, औरस होगा, या दत्तक होगा। ठीक, इसका राइट ऑप्शन है औरस। ठीक, औरस को जनरली वैध संतान बोलते हैं। ठीक, मतलब अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है वो कैसा कहलाता है, वो कहलाता है औरस पुत्र। ठीक है, जारज पुत्र कैसा होता है, जारज पुत्र वो पुत्र होता है जो अवैध संतान होता है। अवैध संतान का मतलब है कि अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न ना होकर किसी अन्य स्त्री से उत्पन्न पुरुष के लिए, सॉरी पुत्र के लिए हम लोग जारज वर्ड यूज करते हैं। ठीक, दत्तक पुत्र होता है गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। और जरायुज वर्ड हम लोग यूज करते हैं स्तनधारियों के लिए। देखिए, जरायुज ये माना जाता है वह व्यक्ति जो अंडे से उत्पन्न नहीं हुआ है, मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। मां के गर्भ से उत्पन्न के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, जरायुज वर्ड यूज करते हैं। मतलब एक कहा जाता है ना कि किसी में लिपटा हुआ व्यक्ति, तो एक इन सेंस या कॉमन सेंस में
हम ये मानते हैं कि स्तनधारियों के लिए जरायु शब्द यूज किया जाता है, या अंडे से उत्पन्न न होने वाले व्यक्तियों के लिए भी जरायु वर्ड यूज होता है, और गर्भ से उत्पन्न होने वाले बच्चे या शिशु के लिए भी जरायु शब्द यूज किया जाता है। वहीं पे दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक है, वैध संतान औरस है, और अवैध संतान जारज है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इतिहास से ज्ञात पहले से है वो है प्रागैतिहासिक। ठीक। और जो ज्ञात इतिहास के बाद का है या जो ऐतिहासिक है, जहां पर इतिहास में मेंशन है, या जो ज्ञात इतिहास से पहले का नहीं है वो है ऐतिहासिक, और जो ज्ञात इतिहास से पहले का है वो है प्रागैतिहासिक। ज्ञात इतिहास से पहले के लिए हम लोग प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अचानक आंखों से ओझल हो जाना अनेक शब्द में से एक है अंतर्ध्यान। ठीक है, अंतःध्यान या अंतर्ध्यान या अंतर्ध्यान या अंतर्धान। ठीक, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सही होगा। डी के लिए, सॉरी 28 के लिए अंतर्धान। तो पहली बात तो ये कि सारे गलत लिखे हुए हैं। अंतर्ध्यान ये वाला सही है, अंतर्ध्यान। ठीक, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए क्या होगा? सव्यसाची होगा, वज्रपाणी होगा, वामपंथी होगा, या वीणापाणी होगा। देखिए, बाएं हाथ से सजा जो सधा हुआ है उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, और वो वर्ड हमारा होता है सव्यसाची। ठीक, बाएं हाथ से सधा हुआ ये है सव्यसाची। वहीं पे अगर मैं आपसे वामपंथी की बात करता हूं तो वामपंथी का मतलब ये होता है कि बाएं रास्ते पर चलने वाला। बाएं रास्ते पर चलने वाला। वीणापाणी जिसके हाथ में वीणा है। जिसके हाथ में वीणा है। वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र है। जिसके हाथ में वज्र है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जितने भी इच्छा वाले शब्द है ना, ये मैं आपको अगली क्लास में एक साथ करवा दूंगा। ठीक, इन सबको मैं एक साथ करवा दूंगा अगली क्लास में, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये तितिक्षा होगा। तितिक्षा, इस पे बड़ा मात्रा लगा लीजिए, बस अब सही है। तितिक्षा, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। तितिक्षा, तितिक्षा, तितिक्षु, या मर जीवा। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सही होगा। तो तितिर्षा नहीं होगा, तितिर्षु होगा। ठीक है, इसके लिए शब्द होगा तितिर्षु। तितिर्षु, इच्छा रखने वाला, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला के लिए हम लोग तितिर्षु शब्द यूज करते हैं। बाकी कंफर्टेबल इसके लिए वो नहीं होगा। ठीक है, तितिर्षा किसके लिए होगा? तो मोक्ष की इच्छा वो तितिर्षा है, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला तितिर्षु है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न भी बचा था हमारा। ठीक, तैरने या पार करने का इच्छुक। तैरने या पार करने का इच्छुक मेरे दोस्त, यहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका भी आपको तितिर्षु ही देखना पड़ेगा। ठीक, मैंने क्या कहा? तैरना या पार करने के लिए भी तितिर्षु है, और मोक्ष पाने की इच्छा के लिए भी तितिर्षु है। तैर कर या पार करने की इच्छा, इन सब के लिए तितिर्षु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अगला, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। कर्णफूल, कर्णाभरण, या कर्णपाली, या कर्ण। तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कर्णपाली। ठीक, कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग है उसके लिए हम लोग कर्णपाली वर्ड यूज करते हैं। साथ ही में कान के आभूषण के लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग कर्ण
फूल यूज करते हैं, कान का आभूषण। कान का आभूषण। जो पान करने योग्य नहीं है, अपथ्य, अभक्ष, आगम या अपेय, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं 34 का कौन सा होगा? 34 का हो जाएगा हमारा डी। अभक्ष का मतलब ये है कि जो भक्षण करने के योग्य नहीं है, जो भक्षण योग्य जो भक्षण योग्य नहीं है उसके लिए हम लोग अभक्ष यूज करते हैं। देखिए, अगम्य शब्द जनरली यूज होता है ना जहां जाना कठिन हो या जाया ना जा सके, अगम्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा कथन गलत है? बादल के समान श्याम, घनश्याम, जो चर्चा का विषय हो चर्चित, आगे की सोचने वाला अग्रगामी, गंगा का पुत्र गांगेय। देखिए, अगर मैं 35 की आपसे बात करता हूं तो 35 का कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध है, आगे की सोचने वाले के लिए अग्रगामी नहीं होगा। ठीक, अग्रगामी इन शॉर्ट टर्म में जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड यूज किया जाता है आगे चलने के लिए अग्रगामी, ना कि आगे की सोचने वाले के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? बाकी सही है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल या प्रखर। देखिए, जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वाचाल। ठीक, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वाचाल। और वक्ता के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? जो बोलता है, जो बोलता हो वो वक्ता कहलाता है। प्रवक्ता, किसी विषय विशेष पर बोलने वाला व्यक्ति वो प्रवक्ता कहलाता है। विषय विशेष, विषय विशेष पर बोलने वाला व्यक्ति वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रवक्ता। प्रखर किसको हम बोलते हैं? दरअसल प्रखर वर्ड यूज किया जाता है इन जर्नली, मैं आपको अगर थोड़ा सा इसको भी डिस्क्लोज करने की कोशिश करूं तो एक वर्ड आता है खर, मतलब खर की भांति जो बहुत तेज होता है उसके लिए प्रखर वर्ड यूज किया जाता है। खर की भांति तेज, खर की भांति तेज, ये इसके साथ है। ठीक, और ये इसके साथ है। क्लियर? तो जो बहुत बोलता है उसके लिए है वाचाल, जो बोलता हो उसके लिए है वक्ता, प्रवक्ता जो किसी विषय विशेष पर बोलता हो वो है प्रवक्ता, और प्रखर जो खर की भांति बहुत तेज हो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रखर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए अभेद होगा, दुर्भेद होगा, संभेद होगा या नवभेद होगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अभेद। बोलते हैं ना कि भैया ये अभेद दुर्ग है जिसे कि तोड़ना काफी कठिन है। दुर्भेद शब्द हम किसके लिए यूज करेंगे? तो दुर्भेद शब्द हम इस वर्ड यूज करते हैं जो कठिनाई से तोड़ा जा सके। दुर्भेद कठिनाई से तोड़ा जा सके। कठिनाई से तोड़ा जा सके। अगर मैं वहीं पर आपसे संवेद की बात करूं कि संवेद क्या कहलाता है, तो अनुभव करने योग्य ये संवेद कहलाता है। अनुभव करने योग्य। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि नैवेद्य शब्द हम किसके लिए उपयोग करते हैं, तो नैवेद्य जर्नली हम लोग यूज करते हैं जो भगवान को लगाया जाने वाला भोग होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इन शॉर्ट टर्म में भोग के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, सदावर्त, अस्थावर, अस्थानीय या सार्थक, तो एक से दूसरी जगह ना लेके जाया जा सके, वो क्या कहलाता है? आप कमेंट करेंगे। इसको तो पक्का आप कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जर्नली देखते हैं अस्थावर और जंगम। मतलब अस्थावर है कि ना लेके जाया जा सके, ठीक। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना लेके जाया जा सके वो अस्थावर कहलाता है, और लेकर जाया जा सके वो जंगम कहलाता है। ले जाया जा सके, ले जाया जा सके, उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अस्थावर। सदावर्त किसके लिए यूज किया जाता है? सदावर्त का मतलब होता है कि जहां हमेशा सदैव मुफ्त खाना मिलता हो, सदैव जहां सदैव मुफ्त खाना मिलता हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सदावर्त। स्थानीय का मतलब हमको पता ही है। जिसका शत्रु जन्मा ना हो, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? अजन्मा, अजेय, अजात शत्रु या आक्रांत। जिसका शत्रु न जन्मा हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अजात शत्रु, ठीक है। आक्रांत शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? तो मेरे दोस्त, जो आक्रांत शब्द यूज किया जाता है जिस पर आक्रमण हो, ठीक है। आक्रांत जिस पर आक्रमण हो वो आक्रांत कहलाता है। एक शब्द आता है आक्रांता, आक्रमण करने वाला। एक वर्ड आता है अनाक्रांता, अनाक्रांता जिस पर आक्रमण ना हुआ हो। ना हुआ, ठीक। तो मैंने आपको यहाँ पे कई शब्द बता दिए हैं। जिसका शत्रु न जन्मा हो, उसके लिए अजात शत्रु है। अजेय, जिसको जीता ना जा सके वो अजेय है, ठीक है। आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो वो आक्रांत है। जिस पर आक्रमण करने वाला आक्रांता है। जिस पर आक्रमण ना हुआ हो वो अनाक्रांता है। क्लियर हुआ? अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, मैं थोड़ा सा और बेहतर लिखने की कोशिश करूंगा, बट यहाँ पर अभी मेरा मकसद आपको सिर्फ डेटा देना है। जिसे जीता ना जा सके वो क्या कहलाता है? वो अजेय कहलाता है। मैंने आपको पिछली बार बताया है। दुर्जेय, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, उसके लिए हम लोग दुर्जेय शब्द का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया है। इसी के साथ ही में, ठीक, अपराजेय, जो पराजित ना किया जा सके वो अपराजेय कहलाता है। जो पराजित ना हुआ हो वो अपराजेय कहलाता है, ठीक। अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय कहलाता है। जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए अपराजेय शब्द का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया है कि उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अपराजेय। जिसे पराजित न किया जा सके वो कहलाता है अपराजेय, ठीक। अजात शत्रु, जिसका शत्रु न जन्मा हो। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, धीरोदत्त। धीरोदत्त दरअसल पॉजिटिव वे में है, एक अच्छा वीर योद्धा, मतलब पॉजिटिव अप्रोच पे ये लिया जाता है धीरोदत्त। साहसी, एक सेकेंड, साहसी, वीर नायक, साहसी वीर नायक जिसमें क्षमा की भावना हो, जो गुणवान हो, ठीक है, विवेकशील हो। इन सबके लिए वर्ड यूज किया जाता है धीरोदत्त। मतलब एक बहुत अच्छा करेक्टर है, वीर योद्धा है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है धीरोदत्त, ठीक। देखिए यहाँ पे तीन वर्ड आता है। एक आता है धीरोदत्त,
धीरो दात। धीरो दात आता है एक, और एक धीरो ललित आता है। ठीक, धीरो दत्त पॉजिटिव व्यू में अच्छा नायक है, धीरो दत्त निगेटिव व्यू में अच्छा नायक है, और धीरो ललित ये कला प्रेमी नायक है। ठीक, अब देखिएगा, साहसी वीर, यहाँ पे साहसी ये भी है, साहसी ये भी है, साहसी ये भी है, वीर ये भी है, वीर ये भी है, और वीर ये भी है, लेकिन धीरोदात्त का मतलब कहा जाता है, ये एक बार आप देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, धीरोदात्त का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति में दया की भावना होती है, क्षमा की भावना होती है, विवेकवान व्यक्ति होता है, गुणवान व्यक्ति होता है, उसके लिए धीरोदात्त वर्ड यूज किया जाता है। और धीरोदत्त शायद बोलते हैं इसको, उसमें वीर शासक है, लेकिन वो कैसा है, अहंकारी है, उसके अंदर दया भाव नहीं है, उसके लिए हम शायद धीरोदात्त बोलते हैं। धीरो ललित का मतलब है कि वह जो नायक है वो वीर है, साहसी है, लेकिन वो कला के प्रति उसका ज्यादा झुकाव है, कला प्रेमी है, तो उसके लिए हम लोग धीरो ललित शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ 40-41 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ कवर किया है। ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको एक एक घंटे की क्लासेस चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। भले ही ये 41 प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर सही तरीके से आप देखेंगे तो मैंने लगभग 80 से 90 एक शब्द आपके कवर कराने की कोशिश की है, जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। लगभग इन 41 प्रश्नों में हमने 80 से 90 प्रश्न आपके कवर कराए होंगे। क्लियर है? और अगर एक घंटे में हम 80-90 प्रश्न कवर कर ले रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। प्रश्नों के माध्यम से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले अधिक ना हो, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है, कंटेंट ज़्यादा है, ज़्यादा हम चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हैं, तो हमारा झुकाव उसकी तरफ बाखूबी होना चाहिए। क्लियर? तो कमेंट करके आप बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, बाकी आपकी डिमांड कैसी वो भी आप बताइएगा। आप टॉपिक वाइज मैराथन की क्लास आते हैं या फिर आप डेली एक एक घंटे की क्लास आते हैं, वो भी आप बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।